नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी वेदांगी नयन कर्णिक आणि आपल्या सगळ्यांचं मी मनापूर्वक स्वागत करते राजमंत्र या आपल्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये. या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि आपण राजकीय गोष्टींबद्दल चर्चा तर डेफिनेटली करणार आहोत, बट त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि बिहार आणि त्याचबरोबर अमेरिकामध्ये सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत तिकडे देखील आपण लक्ष देणार आहोत आणि शेअर मार्केट कसं असेल याकडे देखील आपण लक्ष देणार आहोत. आणि या शो मध्ये सगळ्यात पहिले तर मी स्वागत करते आपल्या गेस्टचं, अर्थातच पंडित राजकुमार शर्मा जींचं. नमस्कार पंडित जी, आपका तहे दिल से स्वागत है राजमंत्र में. थैंक यू जी. पंडित जी, आप जो भविष्यवाणियां करते हैं हमने देखा है हर बार वो सच्चाई में हमें परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है, और आप आज के मुद्दों के ऊपर क्या बताने वाले हमें ये जानने के लिए हम काफी ज्यादा उत्सुक हैं. और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस बारे में जो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है. मतलब अगर हम जो बिडेन की बात करें, ट्रम्प की बात करें, तो अमेरिका के जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से अभी तक काफ़ी चर्चे में है दोनों. और फिलहाल जो वॉशिंगटन में हल्ला हुआ था उसके बाद तो ट्रम्प और भी ज़्यादा चर्चे में आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. तो सवाल ये है कि क्या 20 जनवरी से पहले ट्रम्प को महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल. सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार. आप सबके साथ वापस मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, और जिस तरह से आपका प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरह से आप इस शो को वापस इतनी मात्रा में देख रहे हैं, उसके लिए मैं और जय महाराष्ट्र आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं. धन्यवाद. और यहाँ तक कि कुछ दर्शक जो देख नहीं पाते हैं वो जय महाराष्ट्र के चैनल म्हणजे आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर वीडियो गैलरी में भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और लाइव भी है जय महाराष्ट्र, जिसको आप देख सकते हो, अपने फ़ोन के ऊपर भी देख सकते हो. और यहाँ पर जो इन्होंने सवाल किया है उस सवाल के बारे में मैं आपको मेरी पुरानी भविष्यवाणी के तरफ ले जाता हूँ, जहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जो बाइडन जो हैं वो क्लियरली विन करेंगे. जी. जो बाइडन विल बी नेक्स्ट 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. जी. तो कशमकश में जॉर्जिया था, ह्यूस्टन था, कैलिफोर्निया था, और बहुत सी स्टेट में जो बाइडन जो हैं पीछे चल रहे थे, मगर उसके बावजूद भी हमारी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और जो बाइडन ने ट्रंप को क्लियरली बीट किया, यानी क्लियरली मात दे दी. अब जो आपने सवाल किया है कि ट्रंप जो है इस वक्त व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. व्हाइट सुप्रीमेसी प्लस वहां पर ट्रंप के जो समर्थक हैं, जिस तरह से उन्होंने पिछले 3 दिनों से हंगामा किया है जी. वहां पे कैपिटल बिल्डिंग जो है, सांसद है वहां पे आग लगाने की कोशिश की, वहां पे हमारे पत्रकार भाइयों को मारा पीटा गया, और वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ में भी हाथापाई हुई, और 4 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, जो कि लोकतंत्र के लिए एक सबसे काला दिन माना जाता है. हम कहते हैं कि भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक देश हैं, मगर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई. यहाँ पर जो बाइडन की और डोनाल्ड ट्रंप की जब हम कुंडली देखते हैं तो आपने देखा कल इलेक्टोरल पोल में जो बाइडन ने वापस ट्रंप को मात दे दी. ट्रंप जो नहीं चाहते थे कि मैं व्हाइट हाउस छोड़ूं, राष्ट्रपति बना रहूं, कल उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है, पीसफुली मैं पावर को छोड़ दूंगा, और पीसफुली, क्योंकि देखा कि अभी पूरा अमेरिका, कांग्रेस, डेमोक्रेटिक सब लोग उनके अगेंस्ट हो चुके हैं. अमेरिकन नागरिक जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं. तो उन्होंने कल उन्होंने जो लास्ट उनकी स्पीच थी, उन्होंने डिक्लेयर खुद मुंह से नहीं किया, व्हाइट हाउस की पत्रकार परिषद में उन्होंने लिख के भेजा. अब उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 14/6/1944 यानी 44 में उनका जन्म हुआ. 1944 में वृश्चिक राशि है. यहाँ पर कहते हैं ना कि हम तो सब कुछ प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर देखते हैं. ट्रंप जिस तरह से 18 साल की आयु से लेकर अब तक अमेरिका के
वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बने, जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया और बाद में राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र उनका बहुत ही अच्छा रहा, मगर वो हमेशा इन्वायरमेंट के खिलाफ रहे, ओबामा की मेडिकल बिल के खिलाफ रहे और कुछ ऐसी अटपटी बातें करते रहे जो लोगों को पसंद नहीं आई। अब उनकी कुंडली की बात करें तो गुरु की महादशा उनकी 2014 से चल रही है और गुरु उनका बुध की राशि में लगन में बैठा हुआ है और बुध उनका गुरु की राशि, बुध उनका जो है वो स्वग्रही बनकर 10वें घर में बैठा हुआ है, यानी विरोधाभास चल रहा है। गुरु और बुध जो इकट्ठे होते हैं तो विश्व योग का निर्माण करते हैं। एक बात साफ साफ नजर आती है कि 20 जनवरी से पहले पहले उनकी इम्पीचमेंट, जो आपने महाभियोग बोला है मराठी में, उनकी इम्पीचमेंट होनी तय है। अगर इम्पीचमेंट नहीं होती तो एक बात समझ के ले लीजिए कि पिछले 46 राष्ट्रपतियों के इतिहास में ट्रंप पहले राष्ट्रपति होंगे जो जिनको बेइज्जत होकर व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ सकता है। 20 तारीख को जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति घोषित हो चुके हैं। स्वेरिंग सेरेमनी 20 तारीख को होगी और अगले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए वो राष्ट्रपति बन चुके हैं और वहाँ पर कमला हैरिस जो है उसके साथ में वो पूरी तरह से पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा देने में कामयाब होंगे। मगर डेफिनेटली ट्रंप का महाभियोग होगा और उसके बाद उनकी कुंडली में 10वें महीने से पहले पहले उनको जेल यात्रा का भी सफर तय करना पड़ेगा। ये काफी बड़ी बात आपने कही है और अब ये कैसा आगे होने वाला है ये देखने के लिए तो हम सभी जन बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। लेकिन आपने जो 20 जनवरी की बात कही है वो जरूर हमारे ध्यान में है। और अब अमेरिका से फिर एक बार हमारे देश भारत की ओर हम प्रस्थान करते हैं, बिहार की बात करते हैं। फिलहाल जैसे हमें पता है वहाँ के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है, लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति हमें बिहार में दिखाई दे रही है, क्या ऐसा कोई संभावना हो सकती है कि तेजस्वी यादव जो है वो वहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है और नीतीश कुमार जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस विषय के ऊपर हम 1-2 बार चर्चा कर भी चुके हैं और वहां पर जिस तरह का ब्रोकन मैंडेट है इस वक्त, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने मिलकर वहां पे इलेक्शन लड़ा और नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ में यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ा। जो चेहरा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है लालू जी के लड़के तेजस्वी, और ये तेजस्वी ही नाम ही के नहीं, डेफिनेटली काम के भी हैं और उनका चेहरा मोहरा देखेंगे तो आप एक राजा का जैसा तेजस्वी चेहरा है। अब नीतीश कुमार जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि है उनकी और इस वक्त उनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु में इस वक्त उनकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है और आज के दिन जब हम उसी के कंपैरेटिवली तेजस्वी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो तेजस्वी की कुंडली में जाते हैं तो 9 नवंबर 1989 यानी 9/11/1989 गुरुवार के दिन उनका जन्म हुआ है 12:30 में पटना में। और आज उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुंभ राशि है, बुध की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जिस तरह वहां पे इलेक्शन हुआ है वो सारी दुनिया को पता है। आज यहां पर जय महाराष्ट्र के मंच से के माध्यम से मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों को शायद ना भाए। 27/10/2021 से पहले पहले इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जेडीयू के बहुत से लोग टूटकर आरजेडी, ये जो लालू जी की पार्टी है, उसमें शामिल हो जाएं और कुछ लोग जो अपक्ष वहां पर जीते हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो तेजस्वी यादव और लालू जी की पार्टी को समर्थन देकर वहां पे किसी न किसी तरह, जिस तरह कर्नाटका में येदुरप्पा जी ने सरकार बनाई, इस तरह तेजस्वी जो है वहां पर 27/10/2021 से पहले पहले यानी अक्टूबर से पहले पहले बुध में उनकी शुक्र की महादशा चल रही है जिसमें सरकार बनाते हुए वो साफ साफ नजर आते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये मेरी भविष्यवाणी है। तेजस्वी वापस वहां पर मुख्यमंत्री बनने के
योग बनते हुए उनकी कुंडली में दिखाई देते जी, हैं। बिल्कुल, 27/10/2021 मित्रों ध्यान से सुन लीजिए, उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद ये भविष्यवाणी सत्य हो सकती है। मैं तो शनिदेव से यही प्रार्थना करता जी। हूं, क्योंकि ये शनिवार को हमारा शो होता है कि शनिदेव प्रसन्नो भव। जी जी, आपने तो मतलब ये जो बात बताई है इससे काफी बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल पंडित जी, जब हम देखते हैं हमारे भारत देश के जो किसान हैं, काफी लंबे समय से किसान बिल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा किया हुआ है, प्रोटेस्ट किया हुआ है। तो फिलहाल ये जो किसान का बिल है, इसका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, और इतने लंबे समय से जो प्रोटेस्ट चला आ रहा है ये कब तक खत्म होने की संभावना है आपके? और हम बढ़ते हैं फिर एक बार पंडित जी। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये मैंडेट एस्ट्रोलॉजी में बनता है। किसान बिल है या आंदोलन है? जैसे शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, वैसे ही अब जो आंदोलन हो रहा है उससे भी उग्र है, क्योंकि वहाँ पर किसान जो है अन्नदाता है। हमारे देश में 67% अन्न जो है वो पंजाब और हरियाणा और राजस्थान से आता है। वहाँ का किसान त्रस्त है। इस बिल में कमियां हैं या कमियां नहीं हैं, नरेंद्र मोदी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री साहब को जी। और साथ में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को और अमित शाह जी को मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये भूमिपुत्र हैं, इनका सम्मान बहुत ज़रूरी है, इनकी समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको उग्रवादी कहना अगर कोई कहता है तो बिल्कुल गलत है। इनको अगर किसी तरह के उपनाम से पुकारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है कि आगे आकर उसकी निंदा करें। डेफिनेटली इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस करती है तो कांग्रेस के लिए ये गलत है, अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी के लिए ये गलत है। इस बिल का फायदा किसको हो रहा है, इस बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस तरह अभी तक जीएसटी ब्रोकन मैंडेट में है, अभी तक सीएस को पूछो कि भाई जीएस, अभी तक वो लोग 50% पता है, 50% नहीं पता है। इसलिए किसान बिल के बारे में मैं तो यही अनुरोध करूंगा। मगर कुंडली के ऊपर जाते हैं तो इस वक्त गुरु और शनि और बुध मकर राशि में बैठे हुए हैं। गुरु जो है बुध का शत्रु है, बुध गुरु का शत्रु है, और शनि गुरु को नीच बना देता है। इसलिए ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। एक बात ध्यान रखिए, गुरु जो है शनि के चंगुल से यानी मकर राशि से बीच में 3 के 4 दिन के लिए निकलेगा, मगर अभी भी ये मई तक मकर राशि में बैठा हुआ है। इसलिए अप्रैल तक, मिनिमम 14 अप्रैल तक डिग्री के हिसाब से ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और हो सकता है भारत की बहुत सी पार्टीज इस आंदोलन का समर्थन करें। अप्रैल तक इसका कोई भी मुझे कोई भी इसका रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब और तोमर साहब और शाह साहब से मेरा अनुरोध है कि इसको किसानों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालकर इसका समाधान करें। देश में अगले आने वाले दिनों में कोरोना की वजह से एक तो हमारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी हुई हैं, और अगर किसान खेतों में नहीं गया तो भूखमरी फैलने के भी पूरे संजोग बन सकते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इस विषय को सामने बैठकर इसका हल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बताई है पंडित जी, और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो किसान मोर्चा है, किसान बिल के ऊपर जो फिलहाल इतना आंदोलन छिड़ रहे हैं, वो उसका समाधान जल्द से जल्द निकल पाए। आणि आता सध्या आपण एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी थांबणार आहोत। राजमंत्र असंच पाहत राहा, कुठेही जाऊ नका। थोड्याच वेळात आपण परत येतो आहोत आणि पंडितजींबरोबर आपल्या अशा गप्पा पुढे कंटिन्यू करणार आहोत। पाहत राहा जय महाराष्ट्र।
नमस्कार, मी पुन्हा एकदा स्वागत करते आपलं राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये. आपण पंडितजींबरोबर गप्पा मारत आहोत आणि जाणून घेत आहोत की भारतामध्ये आणि विदेशामध्ये सध्या काय स्थिती आहेत आणि पुढे काय स्थिती असू शकतील. पंडित जी, रुख करते हैं अगले सवाल की ओर और हमारे जो पूर्व मंत्री थे विलासराव देशमुख जी, उनके सुपुत्र अमित देशमुख जी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्षपदी उनकी जो चुनाव है, उनका चुनाव हो सकता है क्या? देखिए, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है आपका ये जी आज हम अमित देशमुख की बात करें और उस परिवार की बात करें जिन्होंने महाराष्ट्र को बहुत प्यार किया और महाराष्ट्र के साथ उनका जो संबंध है वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है. विलासराव देशमुख, स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी जो थे, उनका और मेरा नज़दीकी संबंध था. ये भी महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है. और अमित देशमुख की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 21/3/1976, 21 मार्च 1976 को उनका जन्म हुआ लातूर में. वृश्चिक राशि है और संडे को उनका जन्म हुआ जी. और एक ऐसा चेहरा जो विलासराव की छवि को याद दिलाता है. एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी बोलनी, एक ऐसी वाणी और एक ऐसे जेस्चर जब वो हाथ करते हैं तो ऐसे लगता है कि हूबहू विलासराव जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आकर बोल रहे हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा अपने पिता के समान है, पितृमुखी भी कह सकते हैं उनको. और अब आपने जो सवाल किया है उसके ऊपर चलते हैं. महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी और मुंबई कांग्रेस कमेटी का अभी चयन हुआ जिसमें भाई जगताप अध्यक्ष बने और चरण सिंह सापरा जो है वो कार्याध्यक्ष बने. अब बात आती है कि महाराष्ट्र यानी अख्खे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इस वक्त जो हैं वो बाला साहब थोरात हैं. बाला साहब थोरात के बाद यानी बाला साहब थोरात इस वक्त आज के दिन कैबिनेट मंत्री हैं. उनकी हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जवाबदारियां बहुत ज़्यादा हों, जिसके कारण हाई कमान, क्योंकि यहाँ तो सब हाई कमान से चलता है, हाई कमान कोई डिसीजन ले सकती है कि नहीं ले सकती है. क्या विलासराव देशमुख के सपुत्र अमित देशमुख की कुंडली में अध्यक्ष बनना लिखा है कि नहीं लिखा है? क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रांत का, जिस बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होता है वो आगे जाकर मुख्यमंत्री बनता है. डेफिनेटली अमित देशमुख की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 20 जुलाई 2021 से उनकी सूर्य की महादशा शुरू हो रही है. 20 जुलाई 2027 तक उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा रहेगी और सूर्य उनका उच्च का है. डेफिनेटली आज की अगर हम परिस्थिति की बात करें, आज की भविष्यवाणी जो आपने मुझसे पूछी जी. वो 20 अप्रैल से पहले अमित विलासराव देशमुख जो हैं वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन सकते हैं. वो गोवा के प्रभारी भी हैं और आज इस वक्त कैबिनेट मंत्री भी हैं. इसलिए उनके जो अध्यक्ष बनने के योग हैं वो बहुत ही सुंदर हैं. और एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलते आया हूं कि अगर कांग्रेस सत्ता में कभी भी आगे आने वाले दिनों में आती है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस नेतृत्व में ही महाराष्ट्र ज़्यादातर रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेतृत्व ही अभी तक रहा है. शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी उन्होंने बहुत बाद में बनाई. एनसीपी और कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में बहुत देर तक सत्ता में रहे और कांग्रेस सबसे ज़्यादा बरस जो है वो सत्ता में रही है. अगर आने वाले दिनों में कभी भी कहीं भी अगर कांग्रेस बहुमत में आती है और एनसीपी उनके अल्पमत में आती है या कोई और पार्टी के साथ गठबंधन होता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सब गठबंधनों की सरकारें बनेंगी, कोई भी पार्टी जो है अकेली सरकार बनाने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि कलयुग है. यहाँ पर भांति भांति की पार्टियां बनेंगी और वो पार्टियां एक दूसरे को समर्थन करेंगी. अमित देशमुख की कुंडली में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं. आज नहीं तो कल 2032 मेरा लास्ट ईयर है, उससे पहले ये भाई साहब जो हैं इनको अमित भैया बोलते हैं, तो अमित देशमुख जो हैं वो मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं. क्योंकि कुंडली के साथ साथ में एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी परिवार जिस तरह से उनकी देखभाल हुई है, एक्सपोजर मिले हैं, विलासराव के सपुत्र हैं और धरती के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, डेफिनेटली उनकी कुंडली में राजयोग बनता है. और इस वक्त तो 2027 तक राजयोग के बहुत अच्छे निर्माण हुए हैं. जी.
क्या बात है, ये तो मतलब आपने काफी बड़ा धमाका, मैं फिर एक बार कहूंगी कि आपने किया है। अगर ये सच्चाई में तब्दील हुआ तो ये काफी बड़ी न्यूज हो जाएगी उस वक्त की। और पंडित जी, बढ़ते हमारे आज के लिए आखिरी सवाल की ओर। जो शेयर मार्केट है और जो कमोडिटी मार्केट है, उनकी परिस्थिति कैसे दिखाई दे रही है भविष्य में, आने वाले भविष्य में? देखिए, बहुत से हमारे दर्शक ये 2 मिनट के सेगमेंट के लिए टीवी के ऊपर बैठे रहते जी, हैं। बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है, और पिछले 20 से 25 सालों से मैं देख रहा हूं कि ये भविष्यवाणी को सुनने के लिए लोग जो हैं आतुर रहते हैं। आज बाजार ने जिस तरह की छलांग लगाई है, कोरोना से पहले मार्च में आप देख लीजिए 28,000 29,000 वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 48,000 के ऊपर चला गया है। और FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर में ने जिस तरह पैसा हमारे बाजार में डाला है, उससे मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं है। हमारा 42,000 का आंकड़ा भी उसने तोड़ दिया, 45,000 का आंकड़ा भी तोड़ दिया, 45,000 का आंकड़ा भी तोड़ दिया। बाजार कंटिन्यूसली बढ़त की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों में इस बात में कोई दो राय नहीं कि निफ्टी जो है, यानी पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, ये 49,500 का आंकड़ा अगले एक महीने के अंदर अंदर भी छू सकता है, और बजट से पहले पहले 50,000 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। और निफ्टी की बात करें, NSE निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी जो है वो इस वक्त हैरानगी की बात है 14,300 के आंकड़े पे चल रहा है, जो 8,000 पे आ गया था। ये भी 15,800 के करीब करीब अप्रैल तक जा सकता है। और बजट से पहले पहले भी 14,800 जो निफ्टी है वो इसका आंकड़ा छू सकते हैं। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो प्लानिटरी पोजीशन जो है शेयर मार्केट की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी कुंडली बनाते हैं, देश की कुंडली बनाते हैं। और ऊपर से कोरोना महामारी की वजह से जो लोग चाइना में इन्वेस्ट करते थे, वो आज 2 कंट्रीज को में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक वियतनाम में और एक भारत में। भारत में आगे आने वाले दिनों में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ होगी। जिस तरह हमारी इकोनॉमी ने गोता खाया था, उसी तरह जंप करेगी। देखो, आप कुतुब मीनार की तरह बढ़ती हुई दिखाई देगी अगले 3 सालों में। भारत आज भी है सबसे इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म भारत है, रिलीजियस प्लेटफॉर्म भारत है, और आने वाले दिनों में तीसरा प्लेटफॉर्म जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है वो होगा कि टूरिज्म का भी प्लेटफॉर्म भारत होगा। इन तीनों से भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, वो बढ़ेगा। आज जिन लोगों को के धंधे खत्म हो गए, उन एक की 2 ही चीजें खुली हुई थी, एक शेयर मार्केट और एक सुपर मार्केट। लोगों ने शेयर मार्केट में वापस पैसा डालना शुरू कर दिया, और ये कंटिन्यूज रहेगा। 30 दिसंबर 2021 से पहले पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 55,000 का आंकड़ा भी छू सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब डेफिनेटली हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा बूम आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हर वक्त की तरह। और जैसे हम हमेशा कहते हैं पंडित जी, आप हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, उसके लिए काफी काफी धन्यवाद आपका। आणि आता सध्या वेळ झालेली आहे आपल्याला राजमंत्रमध्ये इकडेच थांबण्याची। मात्र तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र न्यूज।